इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। किम डैन के अंदर उस बूढ़ी औरत की आत्मा सच में आ गई थी और वो वहां के चीफ से कहती है कि तुम अगले साल को नहीं देख पाओगे, और एक औरत के पति ने वहां के श्राइन को जलाया था। आगे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो आगे इसमें दिखाते हैं कि जैसे ही उस बूढ़ी औरत की आत्मा किम डैन के शरीर में से निकलती है, उसी लॉज का मालिक उसे पकड़ लेता है। तभी उसके हाथ की घंटी बजती है और वो फिर से हादसे वाले दिन को देखती है। और उस दिन ये सब लोग भी क्रिसमस सेलिब्रेशन में थे, लेकिन इन्हें मारा नहीं गया था। ये बातें वो जेन से कहती है। वे सब किम डैन को मारने का प्लान बना लेते हैं। तभी जेन उन सबको हटा के वो एक बोतल को उठाता है। उसने पहले से ही उस बोतल में कुछ इंग्रेडिएंट मिलाए थे जिससे उसमें आग लगाने से विस्फोट होगा और उनके खतरे में होने का सिग्नल उनके साथी को मिल जाएगा। जेन उस बोतल में आग लगाता है और विस्फोट हो भी जाता है, लेकिन उस लॉज का मालिक कहता है कि तुम्हारी ये तरकीब काम नहीं आएगी क्योंकि आज मौसम खराब है और आज कोई भी वोट भी नहीं आएगी। तभी एक लड़का पीछे से उसके सर में मार के जेन को बेहोश कर देता है और जब दोनों की आंखें खुलती हैं तो वे दोनों एक ही कब्र में थे। जैसे ही वे सब उनके ऊपर मिट्टी डालना शुरू करते हैं, तभी उनकी एक टीम वहां पहुंच के उन दोनों को बचा लेती है और वे उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। जेन का दोस्त उनसे कहता है कि ये वही आइलैंड है जहां पर 24 साल पहले क्रिसमस वाले दिन 31 लोगों ने सुसाइड किया था, और उस हादसे के बाद उन लोगों ने इस आइलैंड का नाम बदल दिया था और वो चर्च भी वहीं पर था जहां पर अभी नर्सिंग होम है। जेन समझ जाता है कि किम डैन इसी हादसे की बात कर रही थी। अब सारी कड़ियां इसी हादसे से जुड़ी हुई थी और जो 24 साल पहले शुरू हुआ था वो अभी तक खत्म नहीं हुआ था। वे दोनों तुरंत उस आइलैंड से निकल जाते हैं। किम डैन और जेन के दिमाग में अब इस आइलैंड को लेकर बहुत सी बातें चलती रहती हैं और ज़्यादा परेशान तो किम डैन होती है क्योंकि वो तो हादसे से बचपन से ही जुड़ी हुई थी और उसे इन सब के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो जेन से कहती है कि सियोल पहुंचकर वो अपनी लाइफ की नई शुरुआत करेगी और वो ये जान के भी रहेगी कि आखिर वो सच में कौन है, और जेन भी हमेशा उसका साथ देने के लिए कहता है। सियोल पहुंचने के बाद जेन उस चीफ से अपनी बहन के बारे में पूछता है कि उसे किसने मारा था और क्या उसे मारने का ऑर्डर उसी ने दिया था, लेकिन चीफ कुछ भी नहीं बोलता। वो बस यही कहता है कि अभी उसे बहुत सारे काम करने हैं, और ये बात जेन समझ नहीं पाता कि आखिर वो कौन से काम करने के लिए कह रहा है। अगले सीन में जूहामिन पास्टर के पास जाता है ये बताने के लिए कि जेमी आइलैंड के लोग जेल में बंद हैं। वो उनसे ये भी कहता है कि जेन उसी रिपोर्टर का भाई है जिसे उन्होंने मरवाया था। पास्टर उससे कहता है कि वे सभी लोग उनके लिए मुसीबत बन सकते हैं। इससे पहले मामला और बिगड़ जाए, वो जूहामिन से उन सब में से एक दो को छोड़ के वापस आइलैंड में भेजने के लिए कहता है। वो पास्टर से कहता है कि इस मामले को वो खुद संभाल लेगा, बस उसको थोड़ा समय चाहिए। किम डैन घर पर अपने फादर के आने का इंतजार करती है। जब वे आते हैं तो उसने अपने फादर के लिए बहुत सारा खाना बना रखा था। वो उनसे कहती है कि वो जमी आइलैंड पर गई थी जिसका नाम पहले गालजी आइलैंड था। ये नाम सुन के किम होकी थोड़ा परेशान हो जाते हैं। किम डैन उनसे कहती है कि उस आइलैंड पर एक बूढ़ी औरत ने उसे सोई कहकर बुलाया था। फिर वो उन्हें उस लापता बच्चे की पिक दिखाकर उनसे पूछती है कि क्या आप इसे जानते हैं कि ये कौन है। किम होकी साफ मना कर देते हैं कि वो इसे नहीं जानते। किम डैन उनसे कहती भी है कि वे सब कुछ उसको बता दे और वो उनकी बात को समझ भी जाएगी कि उन्होंने आज तक उसके पास्ट के बारे में उसे क्यों नहीं बताया, लेकिन किम होकी उसे कुछ भी नहीं बताते और वो गुस्से में घर से बाहर चली जाती है। जुहामिन उसे फोन करके एक रेस्टोरेंट में बुलाता है ये जानने के लिए कि जिस आइलैंड पर वे गए थे उनके साथ वहां पर क्या हुआ था, और जिन लोगों को उन्होंने पकड़ा है वो उनके बारे में भी जानना चाह रहा था कि वे कैसे इंसान हैं। लेकिन किम डैन जूहामिन से कुछ भी नहीं कहती। वो बस यही कहती है कि 24 साल पहले जो हादसा हुआ था वो उसके बारे में पता लगाना चाहती है। उधर जेइन इस मास सुसाइड के बारे में और भी जानकारी निकालता है ये जानने के लिए कि आखिर उस दिन सच में क्या हुआ था, और सोइन उस गायब हुई बच्चे को क्यों ढूंढ रही थी और फिर उसको मरवा भी दिया गया था। वो बूढ़ी औरत भी सोई को जानती थी। इससे पहले कि वो सोई के बारे में उन लोग कुछ बता पाती, उन्होंने उसे भी मरवा दिया था। जेन अब गेट्स ऑफ हेवन में हुए हादसे केस को दोबारा रीओपन करना चाहता है क्योंकि उस समय ये बताया गया था कि किसी ढोंगी इंसान ने उन सबको शराब पिलाई थी
जिसमें जहर मिलाया गया था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि उस हादसे के बाद वो ढोंगी इंसान कहाँ गायब हो गया था। उन सब की ऑटोप्सी रिपोर्ट के हिसाब से उनका शरीर बहुत कमजोर था, मतलब उनके शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी थी और मरने से पहले उन्हें बहुत अच्छा खाना भी दिया गया था। उनके चेहरे पर मौत का कोई भी डर नहीं था। अगर वे अपनी मर्जी से सुसाइड करने वाले थे तो वे सभी डरे हुए होते। फिर वे दोनों उसी दिन को इमेजिन करते हैं और किम डैन तो सच में ये सब देखती है। खाना खाने के बाद उन सब ने एक साथ प्रेयर की थी और उस रात चंद्र ग्रहण भी था। उनके सुसाइड नोट में ये भी लिखा हुआ था कि वे आज की रात स्वर्ग सिधार जाएंगे। जैसे ही वे सब ड्रिंक करने वाले होते हैं, किम डैन उन्हें ड्रिंक पीने से रोकती है और वे सब उसकी ही तरफ देखना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर किम डैन डर जाती है। तभी जेन उसे होश में लेकर आता है और वो उसको शांत करता है ताकि वो ना डरे। 24 दिसंबर को वे सब लोग मारे गए थे और सोई 25 दिसंबर को गायब हुई थी। उनके हिसाब से सिर्फ वही लड़की इस हादसे से बच पाई थी, इसलिए सोइन उसे पेंडोरास बॉक्स कहती थी और सोई और कोई नहीं बल्कि किम डैन ही होती है। इसके बाद वे उस एप्पल बॉक्स को लेकर पुलिस एजेंसी में जाते हैं जो उन्हें आइलैंड पर मिला था और उसमें पूरे 1 बिलियन कैश था। उस बॉक्स को देखकर उनका साथी उन दोनों को वहीं पर लेकर जाता है जहां पर उन्होंने सारे पैसों को कब्जे में रखा हुआ था और वो पैसा भी सेम ऐसे ही एप्पल बॉक्स में होता है। वो सारा पैसा कुल मिला के 6.5 मिलियन डॉलर कैश था। वे अभी तक ये नहीं जान पाए थे कि ये सारा पैसा किसका था और कहाँ से आया था और कहाँ पर ले जाया जा रहा था। यहाँ तक कि जिस वैन से इसे ले जा रहे थे उसकी नंबर प्लेट भी नकली थी। उधर बैगदोग्यू बहुत परेशान होता है क्योंकि इन पैसों में 1.2 मिलियन तो उसके अकेले के ही थे। इनकी बातों से ये पता चलता है कि ये सारा पैसा कुक हानजोई कंपनी के लिए इस्तेमाल होने वाला था क्योंकि वे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो खड़े थे। इसलिए वे सब बहुत परेशान होते हैं क्योंकि अब इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व हो चुकी थी, तो वे कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन जू हामिन ने अपना गेम खेल दिया था। पुलिस एजेंसी में आइलैंड के लोगों ने अपने गुनाह कबूल कर लिए थे और ये उन सब के लिए बहुत हैरानी वाली बात होती है क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि उनमें से 1 या 2 ही अपना गुनाह कबूल करेंगे। ये जानने के बाद जेन समझ जाता है कि उनकी तरफ से भी कोई अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद जेन चोई से कहता है कि वो ये बात मीडिया में बता दे कि जो ये पैसा उन्होंने जब्त किया है वो सारा पैसा ऑनलाइन की साइट से आया है और अगर उनका मालिक सामने नहीं आया तो सरकार इस सारे पैसों को जब्त कर लेगी। जेन और किम डैन को पूरा यकीन था कि ये सारा पैसा चुनिन चर्च का ही था। उधर गुक हानजू जू हामिन के पास फोन करके अपने पैसों को टाइम से उसके पास लाने के लिए कहता है क्योंकि अब उनकी कैंपेनिंग शुरू हो गई थी और वो सारा पैसा इसी कैंपेनिंग के लिए इकट्ठा किया गया था। जिस वैन से ये पैसा ले जाया जा रहा था उसका ड्राइवर, उसके ऊपर पहले से ही 3 क्रिमिनल रिकॉर्ड थे। इसलिए जू हामिन कहता है कि उन्हें ये साबित करना होगा कि वो उनके पैसों को चोरी करके ले जा रहा था, तभी वे उस पैसे को वहाँ से निकाल पाएंगे। जेइन अपने बेघर साथियों को चुनिन चर्च के बाहर लगा देता है ताकि वे उस चर्च के ऊपर निगरानी रख सके। रात में वहां पर ऐसी ही वैन आती है जिसमें पैसे ले जाए गए थे। चर्च के आदमी उस वैन के नंबर प्लेट को चेंज कर देते हैं और जो उस वैन का ड्राइवर था वे ऐसे ही दिखने वाले इंसान को साथ में लेकर आते हैं। तभी वो आदमी पास्टर से कहता है कि उन्हें खबर मिली है कि पैसों का मालिक सामने आ गया है। ये सब जेइन का ही प्लान था क्योंकि पैसों का मालिक बनके कोई और नहीं बल्कि उन्हीं बेघर लोगों में से एक होता है। ये सारी बातें जू हामिन पास्टर से कहता है कि जो आदमी इन पैसों को अपना बता रहा है उसके पास सारे सबूत हैं कि वो पैसा उसका ही है। ये सुन के पास्टर को बहुत गुस्सा आता है। तभी जेन उनके पास पहुंच जाता है। वो पास्टर से कहता है कि उस बेघर इंसान की नकली पहचान मैंने ही बनाई है और वो यूएस का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसके फिंगरप्रिंट भी उसने ही बनाए थे। पास्टर उससे कहता है कि वो सारा पैसा भगवान का है और अगर तुमने उसके साथ कुछ भी गलत किया तो भगवान तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं करेगा। ये सुन के जेन उससे कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम कैसे इंसान हो। गेट्स ऑफ हेवन में हुए हादसे के पीछे भी तुम ही थे। वो उन्हें सोचने के लिए 1 घंटे का टाइम देता है। या तो उन्हें सब कुछ कबूल करना होगा या फिर वे उस पैसे को ऐसे ही जाने देंगे। और ये सारी बातें जू हामिन भी फोन पे सुन रहा था। जेन और किम डैन को पूरा यकीन था कि पास्टर अपने पैसों के लिए वहां पर जरूर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता।
जेइन का ये दाव उल्टा पड़ गया था, क्योंकि जुहामिन ने वहाँ एक प्रोसिक्यूशन टीम को भेज दिया था। उनके पास ये खबर आई थी कि उन्होंने गैर सरकारी फंड को जब्त किया था, इसलिए वे सारे पैसे को अपने साथ जा लेते हैं। वो उनसे पूछता है कि ये सब किसके कहने पर किया जा रहा है। तभी उनके पास जुहामिन आता है। वो जेइन से कहता है कि उसका यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुका है, और जेइन भी समझ जाता है कि इन सब के पीछे सातिर दिमाग और किसी का नहीं बल्कि जुहामिन का है। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो में। थैंक यू।